Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 मई 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पेरियार नदी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ इसको अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि डेली बेसिस पे जो हमारे करंट इवेंट्स हैं उन्हीं को देखते हुए इन क्वेश्चंस को रेडी किया जाता है, जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में भीमा नदी न्यूज़ में थी, तो भीमा रिवर को देखते हुए आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इस नदी को हम चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कावेरी नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है, मेजर सहायक नदी है यह भीमा नदी। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भीमा नदी पर उज्जैनी डैम भी सिचुएटेड है। तो बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेलिवेंट टॉपिक है। ये बात हो रही है एक नए प्लैनेट की डिस्कवरी की है अमेरिका के नासा ने, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने। और दोस्तों यहाँ पर वो जो प्लैनेट डिस्कवर किया गया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमारी पृथ्वी की ही तरह है, अर्थ लाइक टेम्परेचर जैसी यहाँ पे प्लैनेट की डिस्कवरी की गई, जिसको नाम दिया गया है ग्लियस 12b। ठीक है, ये नाम आप लोग एक बार देखिएगा और इस नाम को आप एक बार गूगल पर डालकर देख सकते हो। आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिलेंगे जिसकी चर्चाएं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, हर जगह पर आपको ये कवरेज में नज़र आ रहा है। तो ग्लियस 12b क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि हाल ही में न्यूज़ में था ये क्या है। तो ध्यान रखना, अर्थ लाइक यहाँ पर एक प्लैनेट ये डिस्कवर किया गया रिसेंटली। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि आखिरकार न्यूज़ क्या आ रही थी। तो नासा का एक सैटेलाइट है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का और साथ ही साथ में कुछ और टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके 2 अलग अलग जो टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की, उन सब ने मिलकर दोस्तों इस अर्थ के जैसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है। और ध्यान रखिएगा ये कोई प्लैनेट नहीं है, एक एक्सोप्लैनेट है। अब पता होगा एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं दोस्तों। एक्सोप्लैनेट वो वाले ग्रह होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। जैसे हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम हो गया, सन हो गया, बाकी सारे प्लैनेट्स हो गए, तो इस पूरे सौर मंडल से जो बाहर प्लैनेट प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। तो ये जो ग्लियस 12b अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, ये भी एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है, बट है बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही। टेम्परेचर भी कुछ आसपास मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक न्यूली डिस्कवर्ड टेम्परेट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जो बेसिकली एक कूल रेड ड्वार्फ को यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है। कहने का मतलब है एक छोटा सा स्टार है रेड कलर का, है ना, उसके चक्कर मार रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर मार रही है, वैसे यहाँ पर दोस्तों ये जो अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इस रेड ड्वार्फ के चक्कर मार रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर में बताया गया। अब जो ये रेड ड्वार्फ है इसके अंदर जो भी चमक वगैरह है बहुत ज़्यादा कम है ना, थोड़ा हैबिटेबल जोन के अंदर में इसको देखने को मिलता है। उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इसका रेड ड्वार्फ है ना उसको नाम दिया गया है ग्लियस 12। तो ग्लियस 12 ये बेसिकली रेड ड्वार्फ का नाम है जिसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है हमारा अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट। और अर्थ के साइज का जो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया गया है उसका नाम है ग्लियस 12b। बस डिफरेंस ये है कि प्लैनेट का जो डिस्कवरी हुई है उसके नाम के आगे बी लगा दिया है, और रेड ड्वार्फ का जो ये नाम है उसके आगे बी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। जो ये रेड ड्वार्फ आपको नजर आया है, कह सकते हो ये हमारे सूर्य का 27% के हिसाब से साइज का है ना। हमारे सूर्य का जो 27% है उस साइज का यहाँ पर ये देखने को मिलेगा।
उसके अलावा उसका जो टेम्परेचर है उसका 60% टेम्परेचर इस ग्लेस 12 में नजर आएगा। ये जो रेड ड्वार्फ है कहाँ पे लोकेटेड है, एक प्रकार का आप कह सकते हो एक कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग स्टार का जो एक शेप बन रहा होता है, सितारे जो ज़्यादा चमक रहे हैं उन वो बेसिकली एक शेप बनाते हैं। तो एक पेसिस नाम का यहाँ पर आपको कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलेगा, ये वाला शेप देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन के बीच में ये रेड ड्वार्फ डिस्कवर किया गया और इसके चारों तरफ ऑर्बिट करने वाला ये ग्लेस 12b यानी अर्थ लाइक प्लैनेट डिस्कवर किया गया। क्वेश्चन ये आता है, ये तो हमें पता चल गया है कि ये एक्सोप्लैनेट है और सौर मंडल के बाहर लोकेटेड है, लेकिन कितनी दूरी पे लोकेटेड होगा ये? तो बताया जा रहा है कि लगभग 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर ये लोकेटेड है। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में देखें तो काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको डिस्टेंस वाइज देखें तो है अभी काफ़ी डिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा इसका जो स्टार, इसका जो सन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो ये जो ग्लेस 12b है बेसिकली जो प्लैनेट है ये एक हैबिटेबल जोन के अंडर में आता है। यहाँ पर जीवन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कुछ मेंशन किया जा रहा है, कुछ ऐसे आइडियल इंस्टांसेस भी देखने को मिल रहे हैं कि वाटर भी एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पे, है ना, पानी भी एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा ये जो पूरा एक चक्कर है वो 12.8 डेज में लगा देता है अपने सन का, ठीक है। उसके अलावा इस प्लैनेट का जो साइज है वो थोड़ा सा पृथ्वी से मिलता जुलता है, हाँ पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा भी आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, ऐसा भी बताया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे साइंटिस्ट्स के लिए कि वो जान सकते हैं और बाकी सारे जो रॉकी प्लैनेट्स है उसके बारे में भी नई नई स्टडीज़ को हमारे सामने लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। यहाँ का जो एस्टिमेटेड सरफेस टेम्परेचर बताया जा रहा है इस प्लैनेट का वो है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे वैसे एज्यूम किया जा रहा है कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो इतना रहेगा ऐसा भी बताया गया। और ये सब डिस्कवरी किसने की है? नासा के इस TESS सैटेलाइट ने, जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ज़रा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक नासा का मिशन है और इस मिशन का मेन काम यही है कि इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करना, जो ब्राइट स्टार्स के आसपास घूम रहे हैं उन एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करना। इस मिशन को लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2018 में, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, उस समय पर लॉन्च किया इसने, अपने बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो यहाँ पर निपटा दिए। इस तरीके से यहाँ पर ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर वैसे इसका जो मिशन का एंडिंग टाइम था वो था 4 जुलाई 2020 तक, बट अभी ये जो मिशन है वो एक्सटेंड हो चुका है और भी कई सारे प्रकार के जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं उनकी ये डिस्कवरी कर रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास में शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। क्या बात हो रही है? इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला 2023-24 में। देखो, भारत कई सारे देशों के साथ में व्यापार करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। अब उसमें से टॉप 10 देशों को अगर हम देखें जिसके साथ में हम सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं 2023-24 के अंदर में, तो चाइना टॉप पर है, चाइना, दूसरे पर रशिया, तीसरा इराक है, चौथा सऊदी अरेबिया है, पांचवा इंडोनेशिया है, छठा साउथ कोरिया है, सातवां UAE है, आठवां हांगकांग है, नवा सिंगापुर है और 10वां US है। तो इन 10 देशों की दोस्तों लिस्ट निकाली गई और यह पता किया गया कि इंडिया जो इन टॉप 10 कंट्रीज के साथ में सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत देशों के साथ में व्यापार करते हैं, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। तो इन देशों के साथ जो व्यापार किया, उस व्यापार में हालात क्या है, कहीं हमें घाटा तो नहीं हो रहा है? तो उस चीज को चेक करते हुए पता चला दोस्तों, इन 10 देशों से जो व्यापार हो रहा है इनमें से 9 देशों के साथ जो व्यापार है उसमें इंडिया को घाटा हो रहा है। हम ट्रेड डेफिसिट में है। ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह होता है जब एक पर्टिकुलर कंट्री एक्सपोर्ट ना करके या बहुत कम करके केवल इंपोर्ट ही कर रही हो, उसका एक्सपोर्ट बहुत कम हो, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारा सामान मंगा रहे हैं हम, उसके बदले में पैसा जा रहा है लेकिन बेच कुछ नहीं रहे, या ना के बराबर बेच रहा है तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसी को बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। तो US को छोड़कर बाकी जो स्टार्टिंग की 9 कंट्रीज हैं इनके साथ में जो व्यापार है उसमें इंडिया ट्रेड डेफिसिट की कंडीशन से गुजर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो घाटा हमें व्यापार में हुआ है वो चाइना के साथ हुआ है, लगभग $87 मिलियन का।
उसके अलावा रशिया के साथ में $57,170 मिलियन का, इराक के साथ में $26,650 मिलियन का। तो ये बताया जा रहा है। तो ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसी ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा कंपेयर किया गया बिल्कुल हॉलिस्टिक वे में, और ये बताया गया अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, क्योंकि ये डेटा है 2023-24 का, इसको हम और उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट आया है एक्सपोर्ट के अंदर में, बट ये इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है जब इतने ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में हम चल रहे हैं। ये गैप बहुत ज़्यादा है। इस गैप को रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट को हम कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना होगा। एक्सपोर्ट्स अगर इंक्रीज नहीं होंगे तो ये जो गैप है दोस्तों वो इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ये यहां पर बताया गया। इससे पिछले वाले साल में अगर आप देख पाओगे वो ट्रेड डेफिसिट हमारा टोटल था $264.9 बिलियन का, और अभी ये $238.3 बिलियन का है। थोड़ा सा नैरो है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट जैसा मैंने बताया इसका कोई वैल्यू इतना है नहीं, क्योंकि अभी भी गैप बहुत ज़्यादा है, उस गैप को भरना होगा। तो वो चीज़ इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है। तो ये तो हो गए 9 देश जिनके साथ में व्यापार में घाटा है। इकलौता अमेरिका ही है जहां पे हम ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। ट्रेड सरप्लस में मतलब यूएसए से इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और जो सरप्लस चल रहा है दोस्तों वो $36,742 मिलियन का है। ठीक है, तो यूएसए से इकलौता ट्रेड सरप्लस में, बाकी ये सारी कंट्रीज, टॉप की कंट्रीज में हम ट्रेड डेफिसिट में। तो सरप्लस और डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया। ये जो टर्म्स हैं ये कई बार इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी यार मेक श्योर कर दिया करो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5,000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज ना कुछ मैंने जो अपना मॉर्निंग वाला वीडियो होता है ना उसके आर्टिकल्स इसमें थोड़े बहुत इंक्लूड कर दिए, क्योंकि मॉर्निंग में वो वीडियो मैं लेकर आ नहीं पाया। कल शाम तक पूरा शेड्यूल बिजी था, बहुत ज़्यादा रात हो गई, फिर उसके बाद मैनेज नहीं हो पाया रिकॉर्ड कर पाना। तो मैंने सोचा आज के मॉर्निंग के वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केवल उनको, है ना, तो इनको अच्छे से सुनते हुए चलना, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग वाले वीडियो में हर रोज़ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं लास्ट में। आज भी मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना। देखना आपने कितना कुछ सीखा है इस लेक्चर से, या कितना कुछ यहाँ पर याद रखा है आपने। कंसंट्रेशन पावर आपकी चेक की जाएगी लास्ट में। तो यहाँ पर एक टॉपिक है थायराइड, अभी न्यूज़ में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि 25 मई अभी निकली है। ठीक है, आज है 27 मई, तो 25 मई को हम हर साल वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व करते हैं। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में थायराइड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब ये थायराइड है क्या, ज़रा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। थायराइड दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की यहाँ पर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलेगी, जो कि आपके नेक में, गर्दन में यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पाओगे, ये है नेक। आगे आपको इस तरीके से बटरफ्लाई शेप में ये ग्लैंड देखने को मिल जाती है, थायराइड, जिसकी हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। आपके एडम्स एप्पल जो है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये लोकेटेड है। उसके अलावा थायराइड जो है आपके एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये आप देख पाओगे, पूरा सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है ना। इसी में जो यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड है ये भी एंडोक्राइन सिस्टम में आती है। देख पाओगे बटरफ्लाई शेप में आपको ये नजर आ रही होगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लैंड है दोस्तों ये आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। कैसे? बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके और रिलीज करके। अब कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस और रिलीज करती है, तो T4 और T3 ये दोनों चीजें यहां पर प्रोड्यूस और रिलीज होता है। T4 है थायरोक्सिन और T3 है ट्रायोडोथायरोइन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो हार्मोन्स है दोस्तों, इनका मेन काम क्या है? ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, इसका मेन काम क्या है? ये हमारे बॉडी में हर एक सेल को अफेक्ट करती है। उसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, इसका एक इफेक्ट हार्ट रेट पर भी पड़ता है। प्लस ये जो दोस्तों हार्मोन्स है ये मैनेज करते हैं कि मतलब कि कह सकते हो ये मदद करते हैं कंट्रोल करने में कि कितना प्रोटीन यहाँ पर हमारी बॉडी बना रही है, उस चीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। अब क्या होता है कि इस ग्लैंड में कुछ दिक्कतें जब हो जाती हैं तो यहाँ पर वो आपकी थायराइड डिजीज़ कहलाती है। तो एक जनरल टर्म है मेडिकल लाइन के अंदर में, थायराइड डिजीज़। अब थायराइड डिजीज़ क्या होती है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जब दोस्तों आपकी ये जो थायराइड ग्लैंड है ये सही मात्रा में हार्मोन्स को, जो हार्मोन्स की बात कर रहे थे हम T3 T4, उनको सही से प्रोड्यूस ना कर रही हो, उनको रिलीज ना कर रही हो।
तो थायराइड डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली यहाँ पर महिलाओं में, मेनली जो है वो महिलाओं में देखने को मिलता है, लेकिन वैसे सभी लोगों में देखने को मिल सकता है, चाहे वो मैन हो, टीनेजर हो, चिल्ड्रन हो, बेबीज हो, किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मेनली वेमेन में नजर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो आपको डिजीज के बारे में समझ में आ गया। अब थायराइड डिजीज भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। पहला है यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर, ये दो वर्ड्स है दोस्तों। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसको हम अंडर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है ना थायरोक्सिन की, हमारी बॉडी को थायरोक्सिन को जो ज़रूरत होती है, जो हमारा ये हार्मोन है, वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो जब हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये वाला जो कंडीशन है दोस्तों, वो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। अब एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें जो थायरोक्सिन है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी ओवर एक्टिव थायराइड। तो ये दो प्रकार की डिजीज हो सकती हैं, ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो थायराइड डिसऑर्डर है ये होता किस कारण की वजह से, इसके पीछे के मेन कॉजेज क्या हैं। कुछ कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है ना, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है दोस्तों, वो थायराइड सेल्स को ही अटैक करने लगे, क्योंकि वो एक फॉरेन सेल्स हैं, तो थायराइड सेल्स को यहाँ पर अटैक करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन होने लगती है, और इसके रेस्पॉन्स में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, या तो वो अंडर एक्टिव हो जाएगी, या तो सही मात्रा में हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी, या फिर वो ओवर एक्टिव हो जाएगी, हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। ये कंडीशन हो गई। अब बात आती है इसके सिम्टम्स की। कुछ यहाँ पर इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे यहाँ पर पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इसके केस में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होना, सर्दी लगना, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना, कंसंट्रेशन प्रॉपर ना हो पाना, इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें अगेन वेट लॉस होना, है ना, हीट इंटॉलरेंस, एंजाइटी हो सकती है ना, कई बार यहाँ पर जो आइज़ उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये कुछ यहाँ पे लक्षण है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये जो थायराइड डिसऑर्डर होता है दोस्तों, इसके कई सारे सिम्टम्स हैं, उन लक्षणों को ट्रीट किया जाता है सही से। तो कई सारी जो दवाइयाँ जो डेली बेसिस पे हम यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ करके भी इसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बात हो रही है ताइवान स्ट्रेट की। हाल ही में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला आर्टिकल। ये चाइना है, ये ताइवान है, और इन दोनों के बीच में आपको ये जो स्ट्रेट दिख रहा है, ये ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है, ये ताइवान स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। ईस्ट चाइना सी, नीचे यहाँ पर आपका साउथ चाइना सी आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहा है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर चाइना बोलता है ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान बोलते हैं हमें अलग रहने दो, हम आपके पास में नहीं जुड़ने वाले। रिसेंटली क्या होता है, चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और एक वीडियो रिलीज़ की थी, उसमें यह दिखाया था कि ताइवान को किस तरीके से वो अटैक करेंगे, बॉम्बार्डिंग वगैरह करेंगे। तो ये वीडियो रिलीज़ की थी, उस वजह से यहाँ पर ये पूरा ताइवान स्ट्रेट आज के समय पर न्यूज़ में आ चुका है। चलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं। जो ताइवान स्ट्रेट है दोस्तों, इसको हम फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों नाम थोड़े ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो अगर यहाँ पे फॉर्मोसा स्ट्रेट आ जाएगा तो यहाँ पे घबरा जाएंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट देखने को मिलेगा, चाइना और ताइवान के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना का, एक सेकंड रुक जाओ, ये फोटो देखो, चाइना का यहाँ पर ये फुजियान हो गया है ना, जिसके नाम के ऊपर अभी आपको पता होगा इन्होंने एक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। ये आपको ताइवान देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में ये स्ट्रेट है ताइवान स्ट्रेट, जो आपके ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स भी आपको नजर आएंगे। इधर ताइवान के भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अभी उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट है हम डिस्कस कर चुके हैं, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ने का काम करता है, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस स्ट्रेट के जो पानी प्रेजेंट है यहाँ पे, उसकी जो गहराई है वो एवरेज डेप्थ अगर आप देख पाओगे तो वो है 490 फीट, और मिनिमम डेप्थ कम से कम जो यहाँ पर उसकी गहराई है वो है 82 फीट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ताइवान के आसपास जो आइलैंड्स है उसमें एक है पेंगू, फिर है जाइमन, देन है पिंगटन। अब जैसे जाइमन और पिंगटन आइलैंड जो हैं, इसको चाइना
एडमिनिस्टर करता है, चाइना के कंट्रोल में है। जबकि जो बाकी 3 आइलैंड्स हैं, पेंगू, किनमैन एंड मात्सू, ये ताइवान के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये आसपास के आइलैंड्स जिसके ऊपर किसका कंट्रोल है वो यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी दोस्तों। ये जो ताइवान स्ट्रेट है ये हमारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे साल 2022 में लगभग दुनिया के जो कंटेनर्स होते हैं जो मूव करते हैं 44% कंटेनर्स इसी रास्ते से गुजरे थे, जो भी ट्रेड वगैरह हुआ। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये। आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। ये आपके जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। अभी बताता हूँ ये अखबारों में क्यों छपा हुआ है आर्टिकल। जो ट्राइब्यूनल है ये क्या होता है पता है ना, कोर्ट की तरह काम करता है ये ट्राइब्यूनल। आपका कोई पर्टिकुलर केस है, आप उस ट्राइब्यूनल के अंदर में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे क्या किया है, कुछ इश्यूज यहाँ पर देखने के लिए बोला है। स्पेशली यहाँ पर एक कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, बायजूस की पेरेंट कंपनी। तो उनके ऊपर केस है कि भाई जिनसे उन्होंने उधार लिया है उन्होंने वापस से उसको पेमेंट नहीं कर रहा है और ना ही कर रहे हैं, और पेमेंट बहुत सारा बचा हुआ है। तो उस पर्टिकुलर केस को अभी यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस वजह से एनसीएलटी अभी न्यूज़ में आ चुका है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है क्या दोस्तों, एक प्रकार की क्वासी जुडिशियल बॉडी। मैंने पहले ही बोल दिया था कोर्ट की तरह काम करती है, कोर्ट आपकी जुडिशियल बॉडी हो गई। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी थोड़ा बहुत यहाँ पर उससे मिलता जुलता काम करती है। और इस एनसीएलटी को बनाया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। स्पेशली इसको बनाया गया 1 जून 2016 में हमारी भारत सरकार के थ्रू। अब एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो एनसीएलटी का आइडिया है ये आया कहाँ से? ये आया था यहाँ पे बालाकृष्णा एराडी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। ये कमेटी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि भैया इस प्रकार का ट्राइब्यूनल बना लो जो कंपनी के केसेस को देखेगा। कोई ऐसी कंपनी है जिसका दिवालिया निकल चुका है, डूब रही है, लोन ले रखा है बहुत ज़्यादा, अब चुका नहीं पा रही है, ख़त्म हो रही है कंपनी, बंद हो रही है, तो ऐसे केसेस को एनसीएलटी देखने का काम करेगा। तो इस प्रकार का एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन बालाकृष्णा एराडी कमेटी ने दिया, जिस बेसिस पर एनसीएलटी को बनाया गया। अब एनसीएलटी के मेन फंक्शंस क्या है, मेन काम क्या है दोस्तों? तो मेन काम में अगर आप इसको देखते हो तो इसमें ये सिविल कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करते हैं, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में है। कंपनीज के जो मैटर्स है स्पेशली उनको देखने का ये काम करते हैं। जैसे कोई कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, कोई एक दूसरे को खरीद रहा है, या कोई और मिसमैनेजमेंट हुआ है, या कोई और दिक्कत है, उस प्रकार के केसेस को ये हैंडल करते हैं। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब जो एनसीएलटी को बनाया गया है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड भी इसके अंदर में है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कोई भी कंपनीज का मैटर्स उनको ये आराम से मैनेज कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स की पावर्स इनके पास में है। ठीक है, उसके अलावा कॉम्पोजिशन की बात की जाती है, यानी इस एनसीएलटी ट्राइब्यूनल में होता कौन कौन है। इस एनसीएलटी के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो एक प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, और कुछ यहाँ पे जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे। तो ये सब मिलकर यहाँ पर एनसीएलटी को रन करते हैं। इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में बैठती है, मेन बेंच जो है इसकी न्यू दिल्ली में। पावर्स की बात करेंगे, हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, इनका मेन पावर्स क्या है ना, क्या काम करना। तो एनसीएलटी केवल यहाँ पर नियम कानून को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर उनका मेन पावर नहीं है। उसके अलावा जस्टिस प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा ये किसी ऑर्डर को एनफोर्स कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा इनके पास में पावर है कि अपने खुद के ऑर्डर्स को वापस से देखने का काम करना। इनके पास पावर्स हैं कि अपने खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये एनसीएलटी की कुछ पावर्स यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सिंपल। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक नया टर्म न्यूज़ में है, एग्जाम में हेल्प कर सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है, थोड़ा यूनिक है। बात आ रही है फूड इरेडिएशन के बारे में। अगर आपको सालों साल एक खाने को बचा कर रखना है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, फूड इरेडिएशन। तो फूड इरेडिएशन क्या है और कैसे काम करता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यह भी पहले न्यूज़ में क्यों है, खबरों में क्यों है, जरा पहले ये जान लेते हैं। भारत सरकार ने यहाँ पर प्लानिंग की है कि वो क्या करेंगे, अनियन जो हमारा प्याज है उसमें इरेडिएशन करेंगे इस साल, ताकि प्याज को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सके। स्टोर करके हम तभी रखेंगे जब उसकी लाइफ हो। अब प्याज सड़ सकता है भाई, कुछ समय बाद सड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इरेडिएशन जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इससे यहाँ पर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सकेगा।
इस वजह से फूड रेडिएशन, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो न्यूज़ में है। अब क्वेश्चन ये है, ये टेक्नोलॉजी है क्या? खबर तो हमें समझ में आ गई, लेकिन एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना तो यहाँ से थोड़ी बनेगा तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फूड के लाइफ को, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, फूड की सेफ्टी को इंप्रूव कर सकती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका मेन काम है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको ये ख़त्म कर देती है। ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर वो फूड जो है कभी ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन यह है इसमें यूज़ क्या करते हैं भाई? तो इस रेडिएशन टेक्नोलॉजी के अंदर गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है, इवन इलेक्ट्रॉन बीम का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 3 चीज़ें हैं वो मेन सोर्सेज हैं इस रेडिएशन के अंदर में। ठीक है, अब बात आती है, जो ये रेडिएशन है दोस्तों वो कई सारे पर्पस को सर्व कर सकता है, यानी कि इसके कई सारे यूजेस हैं। जैसे अगर हम लोग फूड को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लेंगे, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, एक फ़ायदा तो यह है। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो फूड से होने वाली बीमारियां हैं उसको रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने में बीमारियां पैदा करते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे साल्मोनेला का नाम आपने सुना होगा, है ना। उसके अलावा एस्केरिया कोली का नाम सुना होगा। ये बैक्टीरियाज खत्म हो जाएंगे। ये बैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया से दोस्तों जो मिलियंस ऑफ पीपल को ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। हज़ारों लोगों को हर साल हॉस्पिटल भेजते हैं ये बैक्टीरियाज, तो उनको ख़त्म कर देंगे तो इससे फूड सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, और वो इरेडिएशन से किया जाएगा, इन ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी चीज़ इससे क्या होगा, दूसरा फ़ायदा है कि जो जर्म्स हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जर्म्स उस फूड को खाएंगे नहीं। अदरवाइज़ कुछ समय तक रखे रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि जर्म्स उसको खा जाएंगे, डिकम्पोज कर देंगे। तो ऐसा कुछ होगा नहीं अगर हम इस रेडिएशन का यूज़ करेंगे तो। तीसरा एक और फ़ायदा है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, इस रेडिएशन से हम जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर यूएस ने किया अभी। और इरेडिएशन से एक और चीज़ हो सकती है दोस्तों, कीड़े मकोड़े मारने वाली जो आप अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करते हो, है ना, उसको करने की ज़रूरत नहीं। आपने कीटनाशक इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कीटनाशक इस्तेमाल करके जो फ्रूट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हो उसको हार्म पहुँचा सकते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रुक जाती हैं इस रेडिएशन का यूज़ करके। उसके अलावा रेडिएशन से एक और चीज़ होती है, वो है डिले ऑफ स्प्राउटिंग एंड राइपनिंग। आपने देखा होगा स्प्राउट्स जो होते हैं, जब हमारी फसल जो है अंकुरित हो जाती है वो काफ़ी डिले हो जाएगी। या राइपनिंग, फल जो है वो जल्दी जल्दी पकेगा नहीं इससे, है ना। जो भी फ्रूट होगा अभी क्या होता है वो थोड़े समय बाद पक जाता है, लेकिन इसका यूज़ करेंगे रेडिएशन का तो वो जल्दी पकेगा नहीं। अब जल्दी पकेगा नहीं तो लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ में रेडिएशन का हम यूज़ कर सकते हैं फूड को स्टरलाइज करने के लिए। स्टरलाइज करके हम फूड को लंबे समय तक, ईयर्स तक, यानी कि सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं बिना रेफ्रिजरेटर के। जो स्टरलाइज फूड्स होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, है ना। स्पेशली यहाँ पर कह सकते हो ऐसे व्यक्ति जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी इम्पेयर्ड है उनके लिए। तो रेडिएशन का ये सारे यूजेस हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलिए एक और रेलिवेंट आर्टिकल जहाँ पे बात हो रही है, देखो ये जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है प्रोबोस्किस मंकी के बारे में। ये जो मंकी है थोड़ा डिफरेंट है बाकी बंदरों से, अगर आप अपीयरेंस देखोगे बहुत ही ज़्यादा अलग है। इस मंकी की जो स्पेशलिटी है वो है इसकी नोज़। ये अपनी नोज़ की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में रहता है। बिल्कुल अलग है मंकी, नाम है प्रोबोस्किस। तो अभी ये न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि स्टडी ने यहाँ पर यह मेंशन किया कि जो ये मेल प्रोबोस्किस मंकीज़ होते हैं इनकी नाक कुछ ज़्यादा बड़ी होती है ताकि अपने मेट्स को अट्रैक्ट कर सकें, ऐसा यहाँ पर कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं। तो चलो जानते हैं इस प्रोबोस्किस मंकी के बारे में। तो एक मीडियम साइज आर्बोरियल प्राइमेट है। एक ऐसा आपको बंदर देखने को मिलेगा जो ज़्यादातर यहाँ पर पेड़ों के पास में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों से ज़्यादा लगाव है इनका। ठीक है, अपीयरेंस की बात करेंगे तो ये जो मेल वाले हैं, जो पुरुष हैं इन मंकी के अंदर में दोस्तों, उनको अगर आप देख पाओगे तो ये एशिया के अंदर में काफ़ी लार्जेस्ट मंकी की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, एशिया में जो लार्जेस्ट मंकी होती है ना, उसी की कैटेगरी में यहाँ पर इनको रखा जाता है। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड के मोस्ट बिल्कुल अलग मैमल्स हैं उस वाली कैटेगरी में इसको लगते हैं। रीज़न इनकी लंबी और फ्लैशी नोज़ की वजह से। इनका जो पेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, एकदम ऐसा लगता है सूजन है उसके अंदर में। फिर इनके हैबिटेट की बात आती है, कहाँ पे ये मंकी पाए जाते हैं, तो स्पेशली जो कोस्टल मैंग्रोव्स एरियाज़ हैं वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर इनके जो डाइट है वो पत्ते वगैरह ही खाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो ये जो कह सकते हो कि मंकीज़ दोस्तों ये डायर्नल होते हैं। मतलब
डे में, दिन में ज़्यादा एक्टिव आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, आराम से स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनके जो फिंगर्स हैं, टोज हैं, वो बिल्कुल अलग बने हुए हैं। एकदम से यहाँ पर वो पेड़ों पे अपनी बढ़िया पकड़ बना सकते हैं उनकी वजह से। उसके अलावा प्रॉब्लम ये भी है कि इनकी पॉपुलेशन को पिछले कुछ समय पर कुछ थ्रेट्स देखने को मिले, कुछ खतरा देखने को मिला। अब वो खतरा क्या है कि वो ये है कि इनका जो हैबिटेट है वो लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पेड़ों की कटाई करने के बाद में जो टिम्बर सेटलमेंट्स हैं, ऑयल पाम का जो प्लांटेशन है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को अपनाया जा रहा है, जिसके चक्कर में इनके जो रेन फॉरेस्ट वाले रीजन है वो यहाँ पर बिल्कुल साफ किए जा रहे हैं, खाली किए जा रहे हैं। तो इनके लिए रहने की जगह नहीं बच पा रही है, जिस चक्कर में एक बहुत बड़ा थ्रेट इनके ऊपर देखने को मिल रहा है। फिर बात आती है कंजर्वेशन स्टेटस की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। IUCN के अंदर में इस मंकी को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, और साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 1 में कवर करने का मतलब है हाई प्रोटेक्शन यहाँ पर इसको दी गई है, और जो मतलब व्यापार वगैरह होता है, ट्रेड वगैरह इन मंकीज़ का आप नहीं कर सकते, उस पर ढेर सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, जो हमने अपने आर्टिकल्स के जो भी पढ़े हैं आपने, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन यही है। स्टार्टिंग में आपको पहले सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, उसको रीमैच करना, देखना कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो ये जो अभी यहाँ पर जो GLEAS 12b है दोस्तों, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक न्यूली डिस्कवर टेम्परेट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इसको डिस्कवर किया गया था इंडिया का कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का डेटा यूज करके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग GLEAS 12b। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या D दोनों गलत हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है थायराइड के बारे में। तो थायराइड के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही है। हाउ मैनी, ये नहीं बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना है हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है थायराइड को लेकर कि एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि हमारे नेक के बेस पर लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं ये ज़्यादातर कॉमन और मेनली आपको महिलाओं में देखने को मिलते हैं। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट्स हैं। ये ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं, या डी सब गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फूड इरेडिएशन के बारे में। तो फूड इरेडिएशन के रेफरेंस में आपके सामने फिर से 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, जो फूड इरेडिएशन है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकती है, उसकी सेफ्टी को इंप्रूव कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि इस रेडिएशन के अंदर हम एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये पूरा रेडिएशन का प्रोसेस कंडक्ट किया जा सके। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला प्रश्न बात करता है प्रोबोस्किस मंकी के बारे में। तो प्रोबोस्किस मंकी को लेकर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक आर्बोरियल प्राइमेट है जो स्पेशली बोर्नियो के रेन फॉरेस्ट के अंदर में पाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये प्रोबोस्किस मंकी है दोस्तों, ये IUCN के रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या D दोनों के दोनों गलत हैं। बाकी दोस्तों हमारे पास में कुछ एडिटोरियल्स भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बिजनेस लाइन का एडिटोरियल देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रेस फ्रीडम के बारे में बात की गई है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो आया है, उसके बेसिस पर इस आर्टिकल को लिखा गया है कि इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है उसको लेकर कितना ज़्यादा छूट है, कितना इंडिपेंडेंस आपको नज़र आता है। तो एडिटोरियल है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है। देखो आपको पता होगा यार, पिछले कुछ समय पर ना वीडियोस थोड़े से डिले हो जा रहे हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा मैनेज किया था, अभी फिर से डिले हो जा रहे हैं। इसके पीछे के कई सारे रीज़न है। कई सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं नीचे, सर वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। आपको मैं बता दूं, देखो वीडियो ना रिकॉर्ड कर लो सब कुछ मेंटेन वगैरह करके तो ठीक है। रिकॉर्ड करने बाद जैसे मैंने अभी रिकॉर्ड किया ना वीडियो, अब रिकॉर्ड करूंगा तो उसके बाद मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस रिकॉर्डर से बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करके सेव करना होगा। और एक्सपोर्टिंग करने में वो 15 से 18 मिनट खा जाता है। एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा तो काफ़ी लेता है, 15 से 18 मिनट लग जाता है एक्सपोर्ट करने में। अब एक्सपोर्ट करके जब वीडियो सेव होता है फाइल के अंदर में, फिर उसको अपलोड करना है। अब अपलोड करने में फिर से 15 से 20 मिनट ले लेता है। तो मतलब आराम से 40 से 45 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लग जा रहे हैं, जिससे कि आपके पास ये वीडियो पहुँच पा रहा है। तो काफ़ी डिले हो जाता है यार।
है ना। अब जैसे 11 बजे वीडियो खत्म हुआ है तो 12 बजे तक अपलोड हो पा रहा है, 9 बजे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है 10 बजे तक अपलोड हो पा रहा है। तो इस तरह का सीन आज के समय पर चल रहा है। कई सारे लोग नीचे कमेंट भी करते हैं, बताते हैं कि सर वो पहले वीडियो आप सबसे पहले डालते थे, यूट्यूब पर सबसे पहले आने वाला द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हुआ करता था। रीज़न ये था, पहले ना मैं सीधा अखबार से रिकॉर्ड करता था और अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में जो है सीधा अपलोड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद 2 मिनट लगते थे अपलोड होने में, रिकॉर्ड करने के बाद सीधा अपलोड पे लगाया, हो गया। अभी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पीसी से अपलोड करने में रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस के समय पर वो वीडियो को रोक देता है अपलोडिंग के समय पर, फिर थोड़ा सा मतलब डिले होने के बाद में अपलोड होता है, वो भी फेस करना पड़ता है। लेकिन पिछला जो हम मेथड यूज़ करते थे उसमें कॉपीराइट आ गया था, जिस वजह से हमें इस मेथड पर शिफ्ट होना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आप जो है इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। बीच में आपको पता होगा यार, मतलब इस साल तो खैर पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया। बीच में मैं काफ़ी इशूज़ से गुजर रहा था, है ना, बैक पेन से गुजर रहा था, दिक्कत हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उस चक्कर में डिले हो रहा था। तो ये साल अब की बार ऐसे ही यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ, जल्दी जल्दी ला सकूँ। ठीक है, अभी बीच में मैंने 3-4 दिन मेंटेन किया था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर मेंटेन करता हूँ। देखो अब बीच में जो मैंने 3-4 दिन मेंटेन किया था ना, उसके लिए जो स्लीप है वो बिल्कुल पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, उसी चीज़ को मैनेज करेंगे तो अपना जो मॉर्निंग में वीडियो है वो जल्दी आ जाएगा 8 से 9 के बीच में। लेकिन फिर उस समय पर मुझे पूरी रात काम करना पड़ता है, देन उसके बाद यहाँ पर ये हो पाता है। अभी फिलहाल ये जो एडिटोरियल है आपके सामने दोस्तों, ये काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल है, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो रहा है, तो इसको मैं कल ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल है। आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आया था, तो आप चाहो तो इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी कल मैं एक्सप्लेन करूँगा ही आपको। ठीक है, तो अभी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हमने आर्टिकल्स थोड़े से अलग डिस्कस किए हैं। रीज़न ये भी था क्योंकि हमने कल वाला जो वीडियो है, वो मॉर्निंग वाला जो वीडियो है वो पब्लिश नहीं किया था। और आज का अखबार आप उठा के देख सकते हैं, मेरे साथ आप कवर भी कर सकते हैं। आर्टिकल्स बहुत कम है जो काम के हैं। इस समय इलेक्शन का रिजल्ट बहुत करीब आ रहा है, तो ऐसा ही रहेगा, हर बार ऐसा ही होता है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चुन चुन के आर्टिकल निकाल लेंगे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो। एनीवे, आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो किस किस ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको तो अभी हम देखेंगे। पहले यहाँ पर आप लोग ये देख लो कि जो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं स्टार्टिंग में, यानी अभी जो एक्सप्लेन किए थे सारे के सारे क्वेश्चन दिए थे, उसके आंसर जो आपने दिए हैं चेक कर लो कितने सही हैं कितने गलत हैं। स्कोर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। यहाँ पे आपसे पूछा गया था प्रोबोस्किस मंकी के बारे में, तो 2 स्टेटमेंट है, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि IUCN के अंदर में इस मंकी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, केवल एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि हाँ बिल्कुल रेन फॉरेस्ट जो बोर्नियो के हैं वहाँ पर एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं। फिर आपसे अगले क्वेश्चन पूछा गया था फूड इरेडिएशन के बारे में, बताइए 2 स्टेटमेंट से दोनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? पहला यहाँ पर ये बोलता है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फूड की शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करती है, सही बात है। दूसरा, इसमें एक्सरे इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता है, हाँ बिल्कुल, गामा रेज का भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थायराइड के बारे में पूछा गया, बताइए थायराइड को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे, पहला, थायराइड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा जो नेक के बेस पर लोकेटेड है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, ये भी सही है, अभी मैं पूरा डिस्कस किया था एंडोक्राइन सिस्टम का, एक पिक्चर भी आपको दिखाया था। तीसरा, जो थायराइड डिसऑर्डर है ये काफ़ी कॉमन होते हैं स्पेशली महिलाओं में, हाँ ये भी सही है। मैंने आपको इसके ऊपर थोड़ा जोर भी दिया था कि कॉमन मेनली आपको महिलाओं में देखने को मिलेंगे, वैसे किसी को भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑल 3, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्लेस 12b के बारे में, बताइए 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा सही है। पहला, क्या ये एक न्यूली डिस्कवर्ड टेम्परेट अर्थ के साइज का एक्सोप्लैनेट है, हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या इसको डिस्कवर किया गया था इंडिया का कार्टोसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट का डेटा यूज करके, ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमने नासा की TESS सैटेलाइट का यूज करके यहाँ पर इसको डिस्कवर किया है, ना कि यहाँ पर इंडिया का कोई डेटा यूज करके। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 गलत है, सॉरी ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग का 5 बजे वीडियो अपलोड होता है उसमें ऐसी आर्टिकल डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस डेली बेसिस पे बहुत सारे होते हैं। आज मैंने उनको इसमें इंक्लूड कर दिया है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे अपने पास इस वजह से, है ना। मतलब न्यूज़ को लेकर, मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती हैं। अब वो बार मैं रिपीट करूंगा, वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज़ में बार आ रहा है, मैं 4 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, आपको पता होगा। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ है जो रेगुलर रिपीट हो रही हैं और एक हद से ज़्यादा रिपीट हो रही हैं, तो उनको रोज़ डिस्कस करेंगे तो आप भी कहोगे यार सर बोर हो रहे हैं, है ना। हाँ, काफ़ी सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं मैं वहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ कि आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो,
आपको पता होगा बीच में एडिटोरियल भी आया था, मैंने उसका रेफरेंस दिया था, आप यहाँ से कवर कर लेना। आई मैक कॉरिडोर को लेकर, आईसीसी को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आर्टिकल में बात हो रही थी भीमा नदी को लेकर। बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। भीमा नदी को हम लोग चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पर उजनी डैम इस नदी पर सिचुएटेड है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला हमारा गलत है, ये कावेरी नदी की मेजर ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।